फार्माकोडायनेमिक की जब हम बात करते हैं तो फार्माकॉन जो कि ग्रीक वर्ड है, इसका मीन्स होता है ड्रग, डायनेमिक मीन्स होता है पावर। ड्रग की पावर क्या है, इसमें हम बात करेंगे। इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में क्या कर रही है। बेसिकली आप बोलते हैं कि ड्रग अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करने के बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होने के बाद उसका ADR आता है। तो ये सारी स्टडी हम लोग फार्माकोडायनेमिक में करेंगे। तो आपको बोलना है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, हमारी ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है। आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है आप इसमें बताएंगे टाइप्स ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ अ ड्रग, जो एक ड्रग का किस तरीके का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में आता है। तो आप इसमें बताएंगे समटाइम्स जो है ड्रग है वो स्टिमुलेशन का इफ़ेक्ट देती है। समटाइम्स ड्रग जो है, कुछ ड्रग्स हैं वो डिप्रेशन का इफ़ेक्ट शो करती हैं, कुछ हैं वो इरिटेशन कॉज करती हैं, कुछ हैं वो साइटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट देती हैं, और कुछ ड्रग हैं वो रिप्लेसमेंट का काम करती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्टिमुलेशन की बात करूं तो सम ड्रग्स एक्ट बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन और सिस्टम। कुछ ड्रग्स जो हैं वो एक्टिविटी इंक्रीज़ कर देती हैं उस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ऑर्गन पे या सिस्टम पे। जैसे कि हम एड्रेनलिन का एग्जांपल दें तो एड्रेनलिन स्टिमुलेट कर रहा है कार्डियक की एक्टिविटी, जिसकी वजह से कार्डियक का रेट, कार्डियक का फोर्स और कॉन्ट्रैक्शन ये सब इंक्रीज़ हो जाता है। दैट्स वाई यू कैन से इट इज़ द एग्जांपल फॉर स्टिमुलेशन। एड्रेनलिन स्टिमुलेट कर रही है कहाँ पे, कार्डियक ऑर्गन पे। तो कार्डियक ऑर्गन पे आपके बीटा सेल मौजूद है, उस बीटा 1 को स्पेसिफिकली बीटा 1 को स्टिमुलेट होने की वजह से आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी और फोर्स बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कार्डियक का रेट बढ़ जाता है। नंबर 2 है डिप्रेशन। सम ड्रग्स एक्ट बाय डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन। कुछ ड्रग हैं जो एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर दे रही हैं उस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ऑर्गन पे। जैसे कि मैं अल्कोहल की बात करूं या बारबिचुरेट्स की बात करूं या जनरल एनेस्थेटिक की बात करूं, ये सब CNS की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देती हैं। तो इसलिए आप डिप्रेशन के बारे में जब बात करेंगे तो बारबिचुरेट्स या अल्कोहल या जनरल एनेस्थेटिक का एग्जाम्पल देंगे। वो CNS पे एक्ट करती है, जिसकी वजह से CNS की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देती है। थर्ड वन है इरिटेशन की बात करता हूँ। कुछ ड्रग्स हैं जब आप टॉपिकल अप्लाई करते हैं वो कैन कॉज इरिटेशन। वो वहाँ पे आपकी स्किन पे या टिश्यू पे इरिटेशन कॉज करती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ आपको, यूकेलिप्टस ऑयल है या मिथाइल सैलिसिलेट है। जब ये ड्रग आप यूज़ करते हैं टॉपिकली जॉइंट पेन में या माइल्जिया या स्प्रेन की कंडीशन में, तो ये ड्रग हमारे उस पर्टिकुलर पार्ट में या स्किन में इरिटेशन कॉज करती हैं, लेकिन ये ड्रग साथ में पेन रिलीफ में यूज़ की जाती हैं। जॉइंट पेन है किसी को या किसी को माइल्जिया हो गया है या स्प्रेन है, इन सब कंडीशन में हम आप टॉपिकल अप्लाई करते हैं, जैसे कि यूकेलिप्टस ऑयल है या मिथाइल सैलिसिलेट है। साइटोटॉक्सिक नंबर 4 है। जैसे कि कुछ ड्रग्स हैं वो कैंसर में के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो आप बोलेंगे ड्रग्स आर सेलेक्टिवली टॉक्सिक फॉर द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म या कैंसर सेल। आपको जो इन्फेक्ट कर रहा है या कैंसर सेल है उसमें आप साइटोटॉक्सिक ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स है या एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। नेक्स्ट अब 5th वन है रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। तो व्हेन देयर इज़ अ रिप्लेस करना मतलब उसके बदले में कुछ और दे दे रहे हैं। व्हेन देयर इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ इंडोजिनस सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे इंडोजिनस सब्सटेंसेस की बात कर रहा है, तो इट मीन्स आप इंसुलिन है, डायबिटीज़ की कंडीशन में इंसुलिन का लेवल कम हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जा रहा है। तो रिप्लेसमेंट थेरेपी में आप क्या कर रहे हैं कि बाहर से इंसुलिन को दे रहे हैं, ये है रिप्लेसमेंट। अब बात करेंगे नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। अगर हम ड्रग एक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो ड्रग का है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एंड द सेकेंड वन है रिसेप्टर मीडिएटेड। नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड की बात कर रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ड्रग डायरेक्टली अपना एक्शन शो कर रही है।
रिसेप्टर मेडिएटेड की अगर हम बात करते हैं, इट मीन्स वो ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा एंड आफ्टर दैट रिस्पॉन्स शो करेगा। अगर हम नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड की बात करते हैं तो आप बोलेंगे नंबर 1 बाय फिजिकल एक्शन, बाय केमिकल, नंबर 2 बाय केमिकल एक्शन, नंबर 3 थ्रू एंजाइम, नंबर 4 थ्रू आयन चैनल, नंबर 5 थ्रू एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड नंबर 6 थ्रू ट्रांसपोर्टर। वन बाय वन करके मैं इसको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले रिसेप्टर मेडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग की बात करूं या तो उसमें सबसे पहले आप बोलेंगे कि रिसेप्टर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, प्रेजेंट आइदर ऑन द सेल सरफेस, जो कि वो मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं सेल के सरफेस पे या साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में। तो सबसे पहले आपको बताना है, अगर कोई पूछता है कि रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं तो आपको बोलना है कि रिसेप्टर्स आर फाउंड कहाँ, नंबर 1 बोलेंगे ऑन द सेल सरफेस, सेल के सरफेस पे पाया जाएगा। नंबर 2 साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है एंड द थर्ड ऑन न्यूक्लियस। तो या तो न्यूक्लियस पे पाया जाएगा आपका रिसेप्टर, या आपके साइटोप्लाज्म में होगा, या आपके सेल के सरफेस पे होगा। तो ये 3 जगह आपके रिसेप्टर पाए जाते हैं और ये रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब हर ड्रग का अपना अलग रिसेप्टर है जहाँ पे ड्रग बाइंड करेगी और रिस्पॉन्स शो करेगी। ड्रग लिया, ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करने के बाद वो रिस्पॉन्स शो करेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं, एडिनर्जिक रिसेप्टर हैं, अल्फा बीटा रिसेप्टर, कोलिनर्जिक हैं आपके मस्करेनिक निकोटिनिक रिसेप्टर। एफिनिटी की जब बात करते हैं तो सबसे पहले व्हाट इज़ एफिनिटी, तो आप बोलेंगे एबिलिटी ऑफ ड्रग टू गेट बाउंड टू रिसेप्टर इज़ नोन एज एफिनिटी। आपके ड्रग की वो एबिलिटी कि वो ड्रग रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करें, दैट इज़ नोन एज एफिनिटी। बात समझ में आ रही है कि आपकी एक ड्रग है और ये रिसेप्टर है, जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले रहे हैं, बाउंड हो जा रहे हैं, तो आप इसको बोलते हैं एफिनिटी। अब इसके बाद आती है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। देखिए एफिनिटी को और आगे आप बोल दें कि जब ड्रग और रिसेप्टर आपस में बाउंड होता है और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स को हम लोग इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन, वो ड्रग की एबिलिटी जो प्रोड्यूस करे फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर कंबाइनिंग विद रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ कंबाइन होने के बाद इज़ नोन एज इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है एगोनिस्ट। देखिए इंट्रिंसिक एक्टिविटी और एगोनिस्ट में डिफरेंस नहीं है। ए ड्रग दैट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यहाँ पे आप बोल रहे हैं एगोनिस्ट में कि एक ड्रग वो कैपेबल है जो प्रोड्यूस करे फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर इज़ नोन एज एगोनिस्ट। इंट्रिंसिक एक्टिविटी में भी आप बोल रहे हैं कि आपकी ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही है, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रहे हैं, और एगोनिस्ट में भी आपने बोला कि आपकी ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही है और फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर रही है। एंटागोनिस्ट की जब हम बात करते हैं, ड्रग दैट प्रिवेंट्स बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट, जो ड्रग आपकी एंटागोनिस्ट है वो प्रिवेंट करती है, रोकती है एगोनिस्ट को कि वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करें, और क्या करती है तो वो आप बोलेंगे और ब्लॉक इट्स इफेक्ट्स, जिसकी वजह से वो उस एगोनिस्ट के इफेक्ट को ब्लॉक कर दे रही है, दैट इज़ नोन एज एंटागोनिस्ट। इट डज नॉट बाय इटसेल्फ प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। आप बताएंगे कि एंटागोनिस्ट अपने आप में कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करती, कोई भी इफेक्ट शो नहीं करती है। एंटागोनिस्ट का मेन काम है कि एगोनिस्ट को रिसेप्टर के साथ बाइंड ना होने दे और ब्लॉक कर दे उसके एक्शन को, दैट इज़ नोन एज एंटागोनिस्ट। रिसेप्टर फैमिली क्या है, देखिए मोस्टली 4 रिसेप्टर्स फैमिली हैं। नंबर 1 लिगेंड गेटेड आयन चैनल, नंबर 2 जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, नंबर 3 enzymatic receptor and the fourth one which is known as nuclear receptor। तो इन शॉर्ट में आपको मैं टेबल के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो लिगेंड गेट है या जी प्रोटीन है या एंजाइमेटिक रिसेप्टर है या न्यूक्लियर रिसेप्टर, इनकी लोकेशन क्या है, इनके इफेक्टर ऑर्गन्स कौन से हैं,
इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं और इनको कितना टाइम रिक्वायर चाहिए रिस्पॉन्स के लिए। सबसे पहले अगर हम आपको बताऊं लोकेशन के लिए, तो जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल हैं वो आपके मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन योर मेम्ब्रेन। इंजाइमेटिक रिसेप्टर वो भी मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। तो आपको इसको याद रखना है लोकेशन के लिए। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर को छोड़ के जो बाकी के 3 रिसेप्टर हैं वो आपके मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, जबकि न्यूक्लियर रिसेप्टर की बात कर रहा है तो वो इंट्रासेलुलर पाया जाता है, उसकी लोकेशन है, क्योंकि आप सेल के अंदर न्यूक्लियस है, या इसीलिए इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर विच इज़ प्रेजेंट इन योर इंट्रासेलुलर। इफेक्टर की बात करते हैं तो लिगेंड गेट आयन चैनल है, उनका आयन चैनल्स पे इफेक्ट है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की आप बात करेंगे, चैनल और एंजाइम्स पे है इनका रिस्पांस या इफेक्ट है। एंजाइमेटिक रिसेप्टर थर्ड वन है, वो नाम से ही पता चल रहा है कि उसका रिस्पांस एंजाइम पे है, जबकि लास्ट वन न्यूक्लियर रिसेप्टर है, तो आप बोलेंगे सर ये जीन ट्रांसक्रिप्शन पे इसका इफेक्ट है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो लिगेंड गेटेड के लिए आप बोलेंगे निकोटीन या निकोटिनिक रिसेप्टर या गाबा ए रिसेप्टर्स हैं, जबकि जी प्रोटीन कपल के लिए आप बोलेंगे मस्करिनिक एडिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, जबकि इंजाइमेटिक रिसेप्टर में आप बताएंगे इंसुलिन के बारे में बताएंगे, और एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर में आप बोलेंगे स्टीरॉइड्स हैं या थायराइड हार्मोन रिसेप्टर है। टाइम की अगर मैं बात करूं लास्ट में तो आपको मिली सेकेंड में रिस्पॉन्स देता है लिगेंड गेटेड आयन चैनल है, जबकि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हैं वो सेकेंड्स में रिस्पॉन्स शो करते हैं। इंजाइमेटिक्स जो हैं वो मिनट टू आवर में रिस्पॉन्स देते हैं, जबकि न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो है वो आवर्स में अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। रिसेप्टर्स के बाद आपको बता दूं नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नॉन रिसेप्टर में जैसा कि हमने सबसे पहले बताया था कि बाय फिजिकल एक्शन, फिजिकल एक्शन से कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, तो अब सबसे पहले इसमें आप बताएंगे कि वाया ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से कैसे हो रहा है, तो आप बोलेंगे सम ड्रग्स एक्ट बाय एक्सर्टिंग एन ऑस्मोटिक इफेक्ट। कुछ ड्रग हैं अपना वो रिस्पॉन्स ऑस्मोटिक इफेक्ट से दे रही हैं, जैसे कि 20% मैनिटॉल है वो सेरिब्रल एडिमा की कंडीशन में यूज़ की जाती है, या किसी पेशेंट में एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा हो रहा है तो इन दोनों ही कंडीशन में आप 20% मैनिटॉल देते हैं, जिसकी वजह से वो एडिमा या आपकी जो ग्लूकोमा हो रहा है की इंटेंसिटी को आप कम कर सकते हैं। 20% मैनिटॉल यूज़ की जा रही है अगर किसी को सेरिब्रल एडिमा है या किसी को एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा की कंडीशन है। एड्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है कि एड्जॉर्प्शन की, एड्जॉर्ब हो रहा है ना कि एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ। एड्जॉर्प्शन यहाँ पे एग्जाम्पल है कि किसी ने टॉक्सिक ड्रग्स ले लिया या टॉक्सिसिटी हो रही है, जितनी डोज थी उससे ज़्यादा ले ली क्योंकि थेराप्यूटिक इंडेक्स को क्रॉस कर रही है, तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करती, टॉक्सिक होती है। उस कंडीशन में डॉक्टर आपको एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं, वो एक्टिवेटेड चारकोल उस ड्रग के साथ कंबाइन कर लेता है और उसको आपकी बॉडी से एलिमिनेट आउट कर ले रहे हैं। इन जनरल आप बोलेंगे कि एड्जॉर्प्शन तब होगा, तब देंगे जब किसी में टॉक्सिसिटी हो रही है, उस टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करने के लिए आप एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। डिमल्सेंट की बात कर रहा है कि नेक्स्ट है थर्ड वन डिमल्सेंट। देखिए कफ सिरप जब आप देते हैं किसी को, कफ सिरप प्रोड्यूस अ सूदिंग इफेक्ट इन फेरेंजाइटिस। जब कभी किसी को फेरेंजिया में इन्फ्लामेशन हो गया है, उसकी वजह से वहाँ पे आप जब कफ सिरप देते हैं तो वो उस इन्फ्लेम म्यूकोसा में एक कोटिंग कर देता है, जिसकी वजह से आपको सूदिंग इफेक्ट आता है। रेडियो एक्टिविटी लास्ट है इसमें, बाय फिजिकल एक्शन आप उस पर्टिकुलर टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना है, कैंसर सेल है या कोई एक टिश्यू है जिसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वो एमिट करती है रेस को, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर सेल और टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है। एग्जाम्पल एक दे दूं मैं आपको, आयोडीन 131 यूज़ की जाती है हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में। नंबर 2 है बाय केमिकल एक्शन। पहला था बाय फिजिकल एक्शन, नंबर 2 है बाय केमिकल एक्शन। इसमें एंटी एसिड जो है
वो वीक बेसिस होते हैं। एंटासिड्स यूज़ किए जा रहे हैं जब किसी को एसिडिटी हो रही है या गैस्ट्रिक एसिड है, उस कंडीशन में आप यूज़ करते हैं एंटासिड्स। एंटासिड का काम है जो बढ़ा हुआ एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, यूज़फुल है पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में। इसी में नंबर 2 आप बोलते हैं मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, मरकरी एक्सेट्रा, उसको आपको अपनी बॉडी से अगर एलिमिनेट आउट करना है तो आप चिलेटिंग एजेंट देते हैं। वो चिलेटिंग एजेंट का मेन काम है कि उस मेटल आयंस को ट्रैप कर ले, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, मरकरी हो, वो फॉर्म कर लेती है वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। और आपको जैसा कि हमने फार्माकोकाइनेटिक में बताया था कि वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है वो हमारी बॉडी से इजीली एलिमिनेट या एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मेटल की अगर हम बात कर रहे हैं, मेटल आयन जैसे आपका आयरन है, कॉपर है या मरकरी है, इसमें जो आपके चिलेटिंग एजेंट्स हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और आपकी बॉडी से आसानी के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है डाइमर कैप्रोल, जिसको हम लोग BL-बाल भी बोलते हैं, वो आर्सेनिक पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है। नंबर 3 है थ्रो एंजाइम। एंजाइम के थ्रू हम कैसे एक्शन शो कराएंगे, कैसे करेंगे? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, थ्रो एंजाइम्स की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर की कंडीशन में आप ACE इनिबिटर देते हैं। ACE इनिबिटर, ACE इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर देते हैं, क्योंकि ACE रिस्पॉन्सिबल है आपका एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से पेशेंट सफ़र करता है हाइपरटेंशन से या ब्लड प्रेशर से। तो आपने बोला कि हम यहाँ पे दे देंगे ACE इनिबिटर, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, प्रिंडोप्रिल। ये क्या कर रही है? ACE एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट कर दे रही है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसी में दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर है एलोपिरिनॉल, क्योंकि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो है ज़ैंथीन को या हाइपोज़ैंथीन को आपके यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब यूरिक एसिड जब इकट्ठा होगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा, तो वो पर्टिकुलर जॉइंट्स आपके पेन करने लगेंगे, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी और गाउट की कंडीशन आ जाएगी। तो इस कंडीशन में आप एलोपिरिनॉल देते हैं जो कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ज़ैंथीन या हाइपोज़ैंथीन विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड में फिर वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है। 4th वन है थ्रो आयंस चैनल। इसमें देखिए आयन चैनल्स को आप ब्लॉक करते हैं। आपको लोकल एनेस्थेटिक का एक वीडियो डाला है जिसमें आपको बताया था कि लिग्नोकेन है लोकल एनेस्थेटिक, वो सोडियम आयन चैनल्स को ब्लॉक कर दे रहा है, जिसकी वजह से सोडियम की एंट्री नहीं होगी, और सोडियम जब नहीं इंटर करेगा उस पर्टिकुलर सेल में, वहाँ पे डीपोलराइजेशन नहीं होगा या करंट का जनरेशन नहीं होगा। जब करंट नहीं जनरेट करेगा तो एक सेल से दूसरे सेल्स में करंट नहीं पहुँचेगा, कंडक्टिविटी भी नहीं होगी, और उस पर्टिकुलर सेल में आप देखेंगे कि लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। ये हो गया आयन चैनल्स, थ्रो आयन चैनल। 5th वन है थ्रो एंटीबॉडी प्रोडक्शन। अब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो आपको मालूम है कि वैक्सीन्स आप लगाते हैं या बच्चे हैं तो उनको BCG का वैक्सीन लग रहा है, अभी जैसे पोलियो के ड्रॉप दिए जा रहे हैं, ये भी वैक्सीन है, या अभी वैक्सीन्स आई थी कोविड की, कोरोना की वैक्सीन आई थी। तो इन सब वैक्सीन्स का मेन काम है कि हमारी बॉडी में ये क्या करे, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को बढ़ा दे, स्टिमुलेट कर दे। जनरली टीबी की अगर ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन है तो बच्चों को BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये सब अलग अलग कंडीशन में आप देते हैं, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर डिजीज़ उन बच्चों में ना हो। ट्रांसपोर्टर्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि कुछ ड्रग्स हैं, सम ड्रग्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू ट्रांसपोर्टर्स। कुछ ड्रग्स हैं वो अपना रिस्पॉन्स शो तभी करती हैं जब वो ट्रांसपोर्टर के साथ बाइंड करती हैं, जैसे कि SSRIs की हम बात करते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स की हम बात करते हैं। वो क्या कर रही है? बाइंड कर रही है 5-HT पे। आपकी SSRIs जो हैं वो 5-HT या सीरोटोनिन रिसेप्टर पे बाइंड कर रही है, या स्पेसिफिकली आप कहेंगे कि सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर पे बाइंड कर रही है, उसके बाद ब्लॉक कर देगी 5-HT रीअपटेक को, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपको एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट। फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, वो कौन कौन से फैक्टर हैं? लास्ट टॉपिक है
एज पर योर सिलेबस इसमें कि फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई कर दें। तो देखिए इसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड करिए। नंबर 1 है ड्रग फैक्टर, नंबर 2 है पेशेंट फैक्टर। ड्रग फैक्टर्स की बात करें तो आप बोलेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से दे रहे हैं। जैसे कि सबको मालूम है कि अगर आईवी रूट से देंगे तो आपकी डोज भी कम होगी और रिस्पॉन्स भी क्विक आएगा। डोज भी कम होगी क्योंकि आपने ब्लड सर्कुलेशन में डाला है, जबकि ओरल की डोज ज़्यादा होगी और रिस्पॉन्स कम आएगा। इसके बारे में बात करेंगे। प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स, अगर एक ड्रग आप ले रहे हैं और दूसरी ड्रग साथ में ले रहे हैं तो उस ड्रग के लेने से समटाइम्स सिनर्जिस्टिक रिस्पॉन्स आता है, समटाइम्स आप देखेंगे एंटागोनिज्म आएगा। इसके अलावा क्यूमुलेशन की बात कर रहा है कि क्यूमुलेट हो जाए, जैसा कि अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है या हेपेटाइटिस हो गया है या किडनी रीनल का डिसफंक्शन है, किडनी नहीं प्रॉपर फंक्शन कर रही है, इन कंडीशन में आपके ड्रग का मेटाबॉलिज्म एज वेल एज ड्रग्स का एक्सक्रीशन दोनों कम हो जाएगा, तो आपके बॉडी में ड्रग क्यूमुलेट हो जाएगी और टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हम पेशेंट फैक्टर की बात करते हैं तो नंबर 1 है एज पे, नंबर 2 बॉडी वेट की बात करेंगे, नंबर 2 सेक्स की बात करेंगे, फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर, पैथोलॉजिकल फैक्टर है। ये सारे फैक्टर्स के बारे में 1 बाय 1 करके मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। देखिए जो पहला फैक्टर है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। व्हेन अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय डिफरेंट रूट्स, जब आप ड्रग को अलग अलग रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, इट कॉमनली एग्जिबिट क्वांटिटेटिव वेरिएशन। तो उसमें आप देखते हैं कि जनरली क्या हो रहा है कि क्वांटिटेटिव वेरिएशन आ रहा है। मीन्स ओरल रूट से देंगे तो ज़्यादा देना है, आईवी रूट से दे रहे हैं तो कम देना है। बट सम टाइम इट मे आल्सो रिजल्ट इन क्वालिटेटिव वेरिएशन इज रिस्पॉन्स। क्वालिटेटिव वेरिएशन भी आपको देखने को मिलता है। तो जनरल आप बोलेंगे कि अलग अलग रूट से दे रहे हैं तो अलग अलग रिस्पॉन्स आपको शो कर रहा है। बट अगर थोड़ा सा आप डीप में जाके बताएंगे तो क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्स क्या, वेरिएशन क्या हो रहा है एंड क्वालिटेटिव वेरिएशन क्या हो रहा है। देखिए ओरल डोज अगर आप दे रहे हैं किसी भी ड्रग की तो यूजुअली लार्जर होती है एज़ कम्पेयर टू आईवी डोज। ज़्यादा आपको देना है ओरल रूट से ड्रग, जबकि आईवी रूट से आपको कम देना है, क्योंकि आईवी रूट की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। इसलिए जितनी ड्रग आप डाल लें पूरी आपके सर्कुलेशन में आ रही है, इस वजह से आईवी रूट से आप ड्रग कम इंजेक्ट करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आपको एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए आप मॉर्फिन है उसके अगर इंजेक्शन दे रहे हैं किसी को आईवी इंजेक्शन 5 से 10 mg आपको देना होगा। अगर लेकिन ओरल टेबलेट दे रहे हैं आप मॉर्फिन की तो 30 to 60 mg की आपको टेबलेट देना है। और दूसरा आप ये भी बता सकते हैं कि ऑनसेट ऑफ एक्शन भी डिफ़र होगा। ओरल रूट का ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होगा, वेयर एज आईवी रूट का ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो क्विक होगा। इसके बाद अगर हम आपको इसी में क्वालिटेटिव वेरिएशन की बात करें, क्वालिटेटिव वेरिएशन में आप देखेंगे कि समटाइम्स मैग्नीशियम सल्फेट आप एडमिनिस्टर करते हैं ओरल रूट से तो आप देखते हैं कि वो परगेटिव इफेक्ट देता है। मैग्नीशियम सल्फेट है, रूट चेंज किया आपने, क्वालिटी देखी उसकी अब चेंज हो रही है। क्वालिटेटिव वेरिएशन कैसे हो रहा है कि ओरल रूट से आपने मैग्नीशियम सल्फेट एडमिनिस्टर किया तो ये परगेटिव इफेक्ट देगी, परगेटिव रिस्पॉन्स दे रही है। वेयर एज पेरेंट्रली आप दे रहे हैं, आपने इंजेक्शन के फॉर्म में दिया तो यही आपकी सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट CNS को आपके डिप्रेस कर देगी। अगर आपने लोकल यूज़ किया है, टॉपिकली जिसको हम बोलते हैं लोकली आपने यूज़ किया है तो ये एडिमा को रिड्यूस करेगी। इसकी क्वालिटेटिव वेरिएशन में एक ड्रग से आपको हमने बताया कि मैग्नीशियम सल्फेट अगर आप ओरल रूट से ले रहे हैं तो परगेटिव रिस्पॉन्स दे रही है, अगर आपने पैरेंट्रल रूट से दिया तो ये आपकी ड्रग जो है आप CNS को डिप्रेस करेगी। थर्ड आपने बोला कि सर लोकली आपने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे स्वेलिंग थी, आपने यहाँ पे इंजेक्ट किया या यहाँ पे आपने अप्लाई किया तो इस पर्टिकुलर पार्ट पे जो एडिमा है वो कम हो जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी। अब इसी में दूसरा बोल रहा है कि ड्रग के सेकेंड पॉइंट है ड्रग फैक्टर में प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशिएशन का आ सकता है,
पोटेंशिएशन के अलावा सिनर्जिज्म हो सकता है या एंटागोनिज्म हो सकता है। क्यूमुलेशन की अगर हम बात करते हैं, क्यूमुलेट हो जाना, अब देखिए क्यूमुलेट होने की वजह से हमारी बॉडी में वो ड्रग हो सकता है टॉक्सिसिटी कॉज करे। अब ये क्यूमुलेट कब होगी, किन किन कंडीशन में हो रही है, तो बेसिकली आपको बोलना है कि सर क्यूमुलेट होगी जब किडनी डिसफंक्शन होगा, क्यूमुलेट होगी जब सर आपके लीवर डिसफंक्शन होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होगा उस ड्रग का, उस पर्टिकुलर ड्रग का, या वो ड्रग हमारी बॉडी से एलिमिनेट आउट नहीं हो रही होगी। दोनों ही कंडीशन में हम आपको बताएंगे कि वो जो ड्रग है वो ड्रग हमारी बॉडी में क्यूमुलेट रहेगी और जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी कॉज होगी। एग्जाम्पल के तौर पे डिजॉक्सिन है, वो आपको क्या करेगी कि क्यूमुलेट हो जाएगी डिजॉक्सिन अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्योंकि डिजॉक्सिन का थेराप्यूटिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए जैसी दूसरी डोज जाएगी वो ड्रग आपकी बॉडी में क्यूमुलेट होगी और टॉक्सिसिटी शो करने लगेगी। नंबर 2 की हम बात करेंगे पेशेंट फैक्टर। पेशेंट फैक्टर में सबसे पहली बात करते हैं एज की। एज में सबसे पहले आप देखें कि जो न्यूनेट्स होते हैं उनमें लीवर का फंक्शन, लीवर का जो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है वो कम होता है, या किडनी का एक्सक्रीटरी फंक्शन कम होता है, क्योंकि ना तो लीवर प्रॉपर डेवलप्ड होता है ना प्रॉपर किडनी डेवलप्ड होती है, जिसकी वजह से न्यूनेट्स में मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों ही प्रॉपर नहीं होता है। इस कंडीशन में आपने अगर क्लोरामफेनिकॉल किसी भी बच्चे को या न्यूनेट्स को दे दिया है तो यह ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करेगी, क्योंकि ये न्यूनेट्स में मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम वो पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है, जिसकी वजह से क्लोरामफेनिकॉल का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और इस कंडीशन में वो न्यूनेट्स सफ़र करेगा ग्रे बेबी सिंड्रोम से। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल दूं पेनिसिलिन जी का, देखिए ये एडल्ट्स में आप देंगे हर 6 आवर पे आप पेनिसिलिन जी दे सकते हैं, जबकि इन्फेंट की अगर हम बात करें तो आप इसको देंगे 12 घंटे पे, क्योंकि एक्सक्रीशन जो है इस ड्रग का उस बच्चे में कम होगा एज़ कम्पेयर टू उस एडल्ट में। तो यहाँ पे चांसेस हैं टॉक्सिसिटी के, इसलिए आप बोलेंगे कि सर पेनिसिलिन जी हम बच्चे को हर 12 घंटे पे देंगे, पर अगर वो बड़ा एडल्ट है तो उसको हम हर 6 घंटे पे दे सकते हैं। इसके अलावा आप बोलेंगे कि जो डोज़ है वो कैसे कैलकुलेट करना है, तो देखिए डोज़ के लिए यंग्स फार्मूला है या डिलिंग्स फार्मूला है। तो यंग्स फार्मूला को याद रखना है तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू डोज, एडल्ट डोज। अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दे दूँ, अगर मान लीजिए बच्चा आपका 12 साल का है तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे 12 अपॉन 12 प्लस 12, 12 प्लस एज लिखना है, तो एज भी बच्चे की 12 है, 12 है तो 12 प्लस 12 इंटू, अब मान लीजिए पैरासीटामॉल आप दे रहे हैं 500 mg की, एडल्ट की डोज है, तो आपने ऊपर लिखा 12 इंटू 500 अपॉन में 12 प्लस 12 हो गया 24, और ऊपर है 12 इंटू 500। तो देखिए 12 आपने कट किया है और नीचे से आपके बचा 2, क्योंकि नीचे 24 है, तो ये 2 को जब आप डिवाइड देंगे, ये 500 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके 250 आ जाएगा। इट मीन्स आप बोलेंगे कि अगर 500 mg की टेबलेट आप एडल्ट में दे रहे हैं तो एक जो 12 साल का बच्चा है उसको 250 mg की टेबलेट देना है। तो ऐसे इस फार्मूले से आप 6 महीने का बच्चा है या 6 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा है, तो ऐसे एज आप पुट करके डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 साल का बच्चा है तो 4 ऊपर लिखा आपने 4 प्लस 12 लिख देंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा 4 प्लस 12 इंटू 500, तो 12 प्लस 4 ये 16 हो गया, अपान ऊपर 4, तो 4 और इधर ये कट कर दीजिए 16 को, तो 16 ये कट होगा, 16 को डिवाइड कर रहे हैं आप 4 से, तो नीचे 4 आ जाएगा, और 500 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो 125 आ जाएगा mg देना होगा पैरासीटामॉल, जब अगर आपके बच्चे की एज 4 ईयर होगी। इसी तरह अगर हम बॉडी वेट की बात करते हैं, नंबर 2 है बॉडी वेट। अब देखिए बॉडी वेट से भी हम ड्रग कैलकुलेट करेंगे,
क्योंकि बॉडी वेट की जब बात होती है तो अब एक कोई 70 kg का है और एक कोई 10 kg का है, तो दोनों में हम डोज बराबर करेंगे तो उस बच्चे में जो 7 kg का बच्चा है उसमें वो डोज टॉक्सिक हो जाएगी, या अगर हम डोज कम देंगे तो 70 kg वाले को रिस्पॉन्स नहीं आएगी। तो इस कंडीशन में आप डोज कैलकुलेट करने के लिए बॉडी वेट जो भी होगा, एक एडल्ट का हम इन जनरल क्या करते हैं 70 kg नॉर्मल मानते हैं, तो बॉडी वेट मान लीजिए 7 है, एक बच्चा है, इसके लिए कैलकुलेट करना है तो बॉडी वेट अपॉन 70 इंटू एवरेज एडल्ट डोज। अब मान लीजिए पैरासीटामोल का एग्जांपल दूंगा, एडल्ट डोज आपने 500 ले रखी है, तो एज कितनी है, वेट कितना 7 kg है, तो आपने 7 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 500 किया। अब देखिए 7 1 7, 7 10 70, तो यहाँ पे 10 नीचे आ गया और इधर 500, तो एक एक ज़ीरो काट देंगे तो 50 mg आपको देना होगा। अगर किसी भी बच्चे का वेट आप देख रहे हैं 7 kg है, तो उस बच्चे में आपकी जो डोज होगी वो पैरासीटामोल की 50 mg देना है। नेक्स्ट है बॉडी वेट के बाद सेक्स की हम बात करते हैं। देखिए जैसे कि बीटा ब्लॉकर है या डायबिटिक्स है, ये ड्रग हम मेल्स को नहीं देते हैं। डायबिटिक आप देंगे तो आप देखेंगे कि मेल्स में लिबिडो डिक्रीज करेगा, मींस सेक्सुअल डिज़ायर जो है उस मेल का कम हो जाएगा। इसीलिए यंग पेशेंट अगर कोई है तो आप अवॉइड करेंगे कि आप उसको डायबिटिक्स क्लास की ड्रग ना दें, जिसकी वजह से उसमें डिक्रीज हो जाए लिबिडो का। नेक्स्ट है डाइट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। अब देखिए मिल्क के साथ टेट्रासाइक्लिन नहीं देना है, क्योंकि मिल्क जो है वो टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। जब एब्जॉर्प्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली वो ड्रग का रिस्पांस कम आएगा। इसी तरह आपको हमने बताया था ग्रीसियोफिल्विन जो है आपकी एंटी फंगल ड्रग है, वो आपको अगर उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है तो आप अपने पेशेंट को बताइए कि आप अपनी मील में फ़ैट का इंटेक बढ़ा दें, जिसकी वजह से एंटी फंगल की एक्टिविटी आपको ज़्यादा मिलेगी, आपके ड्रग का रिस्पांस ज़्यादा आएगा। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट और एग्जांपल दे देता हूँ, जेनेटिक फैक्टर, 5th वन। जेनेटिक फैक्टर में हम बात करते हैं कि आप देखेंगे कि G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की अगर किसी में कमी है, और मोस्टली अफ्रीकन्स में कम होता है ये एंजाइम्स, उनकी बॉडी में कम पाया जाता है, तो उसकी वजह से उस पेशेंट में क्लोरोक्विन या प्राइमाक्विन ये ड्रग दे दी है, तो उसकी वजह से उन पेशेंट में हेमोलिसिस हो सकता है, RBCs का ब्रेकडाउन हो सकता है। तो आपको ये भी देखना है कि आपका पेशेंट ऐसा तो नहीं है जिसमें G6PD की कमी हो, जेनेटिक फैक्टर कम हो रहा है, और अगर ये G6PD की कमी होगी और आपने साथ में क्लोरोक्विन दे दिया तो उसकी वजह से वो पेशेंट सफ़र कर सकता है, आप हेमोलिसिस से आप ये बताएंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर की अगर हम 6th वन बात करें तो आपने जैसा सुना है, जानते भी होंगे कि कुछ पेशेंट कहते हैं नहीं उसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास चाहिए वरना मैं नहीं सही होऊंगा, ये उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर है। या वो एक ड्रग एक रैपर रखे हुए ज़िंदगी भर कहता है कि मुझे वही सेम ड्रग खानी है, और अगर हम नहीं खाएंगे तो उसकी वजह से हमको नहीं सही होगा, चाहे सेम ड्रग आप लेके आ रहे हो दूसरी किसी कंपनी की और सेम ड्रग लाएंगे, सेम फार्मूला होगा या मोर पोटेंट ड्रग होगी, वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर कहता है कि मुझे रैपर से रैपर मिलाना है, स्ट्रिप से स्ट्रिप मिलाएंगे तभी मुझे वो फ़ायदा करेगी। दैट इज़ नोन एज साइकोलॉजिकल फैक्टर। उस पेशेंट में अगर आप प्लेसिबो ड्रग दे देंगे, प्लेसिबो ड्रग वो ड्रग होती है, ये एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है आई विल प्लीज़, मतलब वो खुश हो जाएगा। डमी मेडिसिन आप दे रहे हैं, डमी मेडिसिन में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, आपने आटे की गोली बना दी, आटे की पिल्स बना दी आपने, सेम उसी तरह आपने दे दिया तो उसको लगेगा नहीं अब मैं हाँ इसकी वजह से मैं ठीक हो गया, तो उसको हम लोग प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं, या ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। वो बोलता है कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट में यही है कि आप वो पर्टिकुलर जो पेशेंट की डिमांड है, डिज़ायर है, अगर वो आप पूरी नहीं करेंगे पेशेंट फैक्टर को लेके, तो आप समझ लीजिए उस पेशेंट में उसको रिस्पांस नहीं मिलेगा। इसके बाद पैथोलॉजिकल फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, मतलब डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे किसी को GI डिसऑर्डर हो गया हो, या किसी को
किडनी का इन्फेक्शन हो गया है, किडनी डिसऑर्डर है, किडनी डिसफंक्शन है या लीवर डिसफंक्शन है, इन सब कंडीशन में आपके ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा या ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा या ड्रग्स का एक्सक्रीशन कम होगा, जिसकी वजह से ड्रग के टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टॉलरेंस की लास्ट है, इसी में टॉलरेंस की बात करता हूँ। आपकी बॉडी में एक ड्रग है, वो नॉर्मल डोज पे रिस्पॉन्स नहीं करेगी, टॉलरेट कर गई है, उस कंडीशन में आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज़ नोन एज टॉलरेंस। जैसे कि एक एग्जांपल है कि 500 mg के पैरासीटामॉल मुझ पर रिस्पॉन्स कर रहा है और वही 500 mg आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, क्योंकि आपकी बॉडी टॉलरेट कर गई है, तो आपको 650 mg या 650 की आप पैरासीटामॉल ले रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। टॉलरेंस जो हो रहा है मीन्स नीड फॉर लार्जर डोज ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स। आपको यहाँ पे नीड हो गई है बड़ी डोज, लार्जर डोज की, ताकि आपको रिस्पॉन्स मिले। जैसे कि एग्जांपल आपको बताया कि 500 की पैरासीटामॉल रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, इसलिए आपने 650 mg की आप पैरासीटामॉल यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ तक की कंप्लीट हो गया फार्माकोडायनेमिक का जो बेसिक आपको एज़ पर योर सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से जो क्वेश्चन उठते हैं एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए या आपके पेपर के लिए, कि सबसे पहला वही है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके अफेक्ट करता है आपके ड्रग एक्शन के लिए। तो ड्रग एक्शन के लिए आपने ड्रग का फैक्टर भी बताया और आपने पेशेंट फैक्टर भी बताया। या इसमें ये बेसिक पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल क्या है एगोनिस्ट के, एंटागोनिस्ट के, या एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है, या एफिनिटी क्या है, और रिसेप्टर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपको बताया था कि रिसेप्टर आपके सेल के ऊपर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और तीसरा न्यूक्लियस में पाया जाता है। रिसेप्टर के टाइप्स या फैमिली जैसे आपको बताई थी, वो 4 फैमिली के नाम आपको बताना होगा, और ये 4 जो उसके बेसिक पॉइंट्स बताए थे उसको याद रखना है। और इसके अलावा आपको नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड मैकेनिज्म में आपको बताया कि बाय फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, या वाया एंजाइम, थ्रू एंजाइम जिसको आप बोलें, थ्रू आयन चैनल्स, ये आपको ये सारे फैक्टर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, इनके एग्जाम्पल्स मालूम होना चाहिए। थैंक यू ऑल।